नोट्स नंबर ना 5 है। दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स इसमें है। हिस्ट्री है, और इसमें की हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है, बिहार है, मध्य भारत बिहार है, आधुनिक भारत बिहार है, और कला एवं संस्कृति है, समाजशास्त्र, भूगोल, भारत बिहार विश्व का है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, कंप्यूटर विविध है। ये सभी इसमें दिया हुआ नोट्स में। पहला है ना, पहला इसमें हिस्ट्री है। बताइएगा, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति है। इसमें प्रमुख क्रम में प्रमुख स्थल दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है, उत्खननकर्ता दिया हुआ। बताइएगा कि हड़प्पा का स्थल जो है ना किस नदी किनारे है, स्थिति क्या है, उत्खननकर्ता कौन है, बताइए। हड़प्पा का रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान, फ्रांस, बंगाल जिला में, और इसका खोज किया था दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वर्ष 1926 और व्हीलर 1946। इस नोट्स को ना अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा चीज दिया हुआ है। बोल रहा है ना हड़प्पा का जो, हड़प्पा जो है ना, हाँ, तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है ना रावी नदी किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा। इसका मोंटगोमरी जिला पहले देता था, मोंटगोमरी जिला पहले देता था मोंटगोमरी जिला हड़प्पा। ठीक है, उसको सहवाग जिला देता है। देखिए इसमें दिया हुआ हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे बसा हुआ है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित इसका स्थिति दिया हुआ है। हड़प्पा खोजकर्ता बोलेगा दयाराम साहनी किए थे 1921 में, ठीक है। और हड़प्पा का एक और थे, माधव स्वरूप किए थे 1926 में, और व्हीलर किए थे कब, 1946 में किए थे। 3 व्यक्ति थे, हड़प्पा का दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, लेकिन ज़्यादा पूछता है दयाराम साहनी ही पूछता है बहुत, लेकिन दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, हड़प्पा स्थल का। दूसरा बताइए, मोहनजोदड़ो बताइए। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से का जिला है। राखलदास बनर्जी 1922 में, मैके किया था 27 में, व्हीलर 1930 में। हाँ, याद रखिएगा ना कि इसमें जो है ना मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। इसका स्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। इसका मोहनजोदड़ो खोजकर्ता बोलेगा तो राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे, मैके किया था 1927 में, और व्हीलर किया था 1930 में, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की जो है ना सिंधु नदी किनारे बसा हुआ, इसका स्थिति बोलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है, और राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, मैके थे, और व्हीलर था। दया चंद्रदुरो बताइए। सिंधु नदी के तट पर है, और सिंध प्रांत के नवाब, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला, मैके ने 1925 में खोजा था, हाँ, तो याद रखिएगा ना कि चंद्रदुर्ग जो है ना इसका सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। इस सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है। और चंद्रदुर्ग जो है ना ये इसका खोजकर्ता मैके 1925 में, आज AC मजुमदार किए थे 1931 में किए थे। तो याद रखिए, चंद्रदुर्ग बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। चंद्रदुर्ग कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है, और इसका खोजकर्ता मैके AC मजुमदार थे। बताइए कालीबंगन। कालीबंगन है घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। कमलानंद घोष 1951 में खोजा था, देवी लाल देवी थापर 1961 में। हाँ, तो याद रखिए कालीबंगन जो है ना घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगन। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष किए थे 1951 में, बीवी लाल एवं BK थापर किए थे 1961 में। तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और कालीबंगा खोजकर्ता बोलेगा अमलानंद घोष और BV लाल एवं BK थापर ने कालीबंगा का खोज किया था। तो कोड दीजिए, क्या हुआ, कोड दीजिए। सिंधु नदी के तट पर है, और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, अफजल अहमद ने 1953 में खोजा। हाँ, तो याद रखिए कोड दीजिए जो है ना सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पे स्थित है। अब फजल अहमद इसके खोजकर्ता 1953 में किए थे। याद रखिए कोड दीजिए, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में स्थित है। अब फजल अहमद जो है ना इसके खोजकर्ता थे 1953 में खोज किए थे। अब रंगपुर बताइए। रंगपुर मादर नदी के तट पर है, गुजरात का कठियावाड़ जिला है, रंगनाथ राव ने खोजा था 1953-54 में। हाँ, तो याद रखिए रंगपुर जो है ना रंगपुर जो है मादर नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात का कठियावाड़ जिला में स्थित है, और रंगनाथ राव से 1953-54 में इसके खोज किए थे। याद रखिए रंगपुर जो है ना रंगपुर बोलेगा तो मादर नदी किनारे बसा हुआ गुजरात का कठियावाड़ जिला में स्थित है, और रंगपुर का खोजकर्ता बोलेगा तो रंगनाथ राव से रंगपुर से रंगनाथ राव 1953-54 में खोज किए थे। रोपड़ बताइए। रोपड़ सतलज पंजाब का रोपड़ जिला है, और रंगनाथ राव
रजत शर्मा 1953 से 56 में खोजा था। हाँ, तो रोपड़ जो है, रोपड़ याद रखिए सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, सब पंजाब एवं रोपड़ जिला में स्थित है। जगदीश शर्मा इसका खोज करता था 1953 से 56 में। तो रोपड़ बोलेगा सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है और रोपड़। और याद रखिए जगदीश शर्मा इसके 1953 से 56 में खोज किए थे। अब बताइएगा भोगवा लोथल, बताइए लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला है। रघुनाथ सराव ने खोजा था 1954 में। हाँ, तो लोथल जो है ना भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात का अहमद जिला में, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसे खोजकर्ता बोले लोथल का रंगनाथ राव किए थे 1954 में। तो याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है और गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। और लोथल का खोजकर्ता बोले रघुनाथ राव किए थे 1954 में। अगला ये देखिए क्वेश्चन 22, 12, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइए आलमगीरपुर, बताइए। आलमगीरपुर हिंद नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और यह दक्षिण 1958 में खोजा था आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर जो है ना, आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। इसके आलमगीरपुर के खोजकर्ता जगदीश शर्मा 1958 में किए थे। तो आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। जगदीश शर्मा 1958 में इसका खोज किए थे। सुतका गेंडोर, बताइए सुतका गेंडोर। डार्सक पाकिस्तान के मकराम में समुद्री तट के किनारे ऑरेल स्टाइन 1927 में खोजा था। हाँ, तो याद रखिएगा कि सुतका गेंडोर जो है ना दास नदी किनारे बसा हुआ। सुतका गेंडोर दास नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मरकाम के में समुद्र के तट के किनारे स्थित है। और स्टाइन 1927 में इसे खोज किए थे, याद रखिएगा। तो सुतका गेंडोर जो है ना ये दास नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता बोलेगा सुतका गेंडोर का, तो ऑरेल स्टाइन 1927 में किए थे। अगला बताइएगा बनावली। बनौली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोजा था बनौली को। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि ये जो है ना बनावली का खोजकर्ता बोलेगा तो बनावली जो है रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। और बनावली जो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। और इसका बनावली का खोजकर्ता बोलेगा रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में किए थे। तो याद रखिएगा कि बनावली का जो है ना बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा हुआ। और बनावली जो है हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। और बनावली का जो खोजकर्ता बोलेगा रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज किए थे। धौलावीरा, बताइए। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर देवती जोश 1967-68 में रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में खोजा था धौलावीरा को। हाँ, ध्यान रखें ना धौलावीरा जो है लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर स्थित है। आज जेपी जोशी से खोज करता है। धौलावीरा जेपी जोशी 1967 से 68 में किए थे। रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे 1990 से 91 में किए थे। तो धौलावीरा लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ जिला मतलब खादिर द्वीप पर स्थित है। जेपी जोशी से इसकी खोज करता है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज किए थे 1990 से 91 में। लास्ट ये देखिए क्वेश्चन 6/12/2020 में आया, क्वेश्चन नंबर 78 है। दया सुतका कोह, बताइए। सुतका को रहेगा तो शादी कौर दक्षिण बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962 में खोजा था सुतका। हाँ, सुतका को जो है ना ये शादी कौर दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। और ये जॉर्ज डेल्स ने 1962 में खोज किया था। देखिए बात सुनिए अच्छे से, गौर से याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा ना कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा तो राबी हो जाएगा, ठीक। हड़प्पा बोलेगा तो राबी। मोहनजोदड़ो बोलेगा किस नदी किनारे बसा हुआ है तो बोलिए सिंधु। सिंधु। आज चंद्रदुर्ग किस नदी किनारे बसा? चंद्रदुर्ग बोले तो क्या होगा? चंद्रदुर्ग बोले तो सिंधु। चंद्रदुर्ग बोले तो सिंधु। और कालीबंगन किस नदी किनारे बसा हुआ? कालीबंगन, हाँ कालीबंगन घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। कोरदीजी किस नदी किनारे बसा हुआ है? कोरदीजी बोलेगा तो हाँ, तो कोरदीजी बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे बसा। रंगपुर किस नदी किनारे बसा हुआ? रंगपुर बोले तो हाँ, रंगपुर जो है ना मादर नदी किनारे। रोपड़ किस नदी किनारे बसा हुआ? रोपड़ बोले तो हाँ, रोपड़ बोलेगा किस नदी किनारे बसा हुआ? तो सतलज नदी किनारे बसा रोपड़। और लोथल बताइए किस नदी किनारे बसा है? लोथल, हाँ तो लोथल जो है ना भगवान नदी किनारे बसा हुआ। आलमगीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ? आलमगीरपुर, हाँ आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ। बताइएगा कि सुतका गेंडोर किस नदी किनारे बसा हुआ? सुतका गेंडोर, हाँ सुतका गेंडोर बोलेगा तो तासक नदी किनारे बसा हुआ। दास नदी किनारे बसा हुआ। बनावली किस नदी किनारे बसा हुआ? बनावली, हाँ बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा। धौलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ? धौलावीरा,
हाँ, धौलावीरा लूनी। और सुद का कोह बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सादी कौर। शादी हाँ, कौन सुद का, हाँ, उत्सुक रहता है ना शादी करने के लिए। सात सुद का कोह तो शादी कौर। बताइएगा कि हड़प्पा का स्थिति क्या है, बताइए हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा बोलेगा तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो बोलेगा तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। चंद्रदुर्ग कहाँ स्थित है? चंद्रदुर्ग बोलेगा तो सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में स्थित है। चंद्रदुर्ग बोलेगा तो सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में स्थित है। कालीबंगन किस नदी किनारे कहाँ स्थित है? कालीबंगा बोलेगा तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगन बोलेगा तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोटदीजी कहाँ स्थित है? कोटदीजी बोलेगा तो सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है। हाँ, कोटदीजी जो है ना सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पे स्थित है। कोटदीजी याद रखिएगा। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर बोलेगा तो गुजरात का कठियावाड़ जिला में। हाँ, रंगपुर बोलेगा तो गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। बताइए कि रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ बोलेगा तो रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला। पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। बताइए लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बोलेगा तो गुजरात का अहमदाबाद जिला। हाँ, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित ना रोपड़ स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। बताइए सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के किनारे। सुतका गेंडोर जो है ना पाकिस्तान के मरकान समुद्र के किनारे स्थित है। पाकिस्तान सुतका गेंडोर। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली बोले तो हरियाणा का हिसार जिला। बनावली हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा बोले तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला खाड़ी द्वीप पर। हाँ, धौलावीरा जो है ना गुजरात के कच्छ जिला खाड़ी द्वीप पे स्थित है, याद रखिएगा। सुतका कोह बोलेगा तो शादी कौर पर दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। हाँ, सुतका कोह जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट पे, इसको भी पढ़िए तो उत्खनन एक बार रिपीट करिएगा। बताइएगा कि हड़प्पा खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा खोजकर्ता बताइए। इसलिए नहीं पूछेगा, कम से कम ये बता दीजिए कब कौन खोज किया था। हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर किया था। अब मोहनजोदड़ो बताइए। हाँ, मोहनजोदड़ो जो है ना मोहनजोदड़ो बोलेगा तो राखल दास बनर्जी 1922 में, माइके 1927 में, व्हीलर 1930 में किया था। चंद्रदुर्ग बताइए, इसे खोजकर्ता कौन है चंद्रदुर्ग का? हाँ, ध्यान रखें ना कि मोहनजोदड़ो का जो चंद्रदुर्ग का बोलेगा तो माइके खोज किया था 1925 में, ऐसी मजूमदार किए थे 1931 में किए थे। कालीबंगन बताइए। कालीबंगन की खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल एवं बीके थापड़ 1961 में किए थे। आप बताइए कोटदीजी सॉरी नहीं एक कालीबंगन कोटदीजी का खोज किसने किया था? कोटदीजी का बोले तो हाँ, कोटदीजी खोजकर्ता जो है ना फजल अहमद किए थे 1953 में, याद रखिए 1953 में। रंगपुर के बोले खोजकर्ता कौन थे? रंगपुर का रंगपुर रघुनाथ खोजकर्ता किए थे 1953 से 54 में किए थे। बताया कि रोपड़ की खोजकर्ता कौन है? रोपड़ के एकदत्त शर्मा है, 1953 से 56 में किए थे। और लोथल का खोजकर्ता कौन है? लोथल का बोलेगा तो रघुनाथ राव 1954 में, रघुनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर का बोलेगा तो इसके खोजकर्ता कौन है? एकदत्त शर्मा 1958 में। हाँ, और सुतका गेंडोर का खोजकर्ता कौन है? सुतका गेंडोर का सुतका गेंडोर का खोजकर्ता ऑरेल आइंस्टाइन 1927 में। बनावली खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। और धौलावीरा खोजकर्ता कौन है? धौलावीरा का जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में। और सुतका को का खोजकर्ता कौन है? सुतका को का जॉर्ज डेलस 1962 में। सुरकोटदा गुजरात में जो लोथल और बंदरगाह या चुटकांगे दौड़ उसी को करता है। नहीं, वो दूसरा है। नहीं, उसी को बोला जाता है। सुरकोटदा गुजरात में है। वाला भी नहीं है, जितना पढ़े ना उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। अब आइए साइंस पे, अब यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो जाए। यहाँ से बताइएगा। पहला है ना प्रमुख नियम एवं सिद्धांत दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूटन की गति का विषयक नियम बोल रहा है कि प्रथम नियम क्या है न्यूटन का? बोल रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था मतलब मूविंग पोजीशन बराबर मोशन में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उसमें कोई बाह्य बल लग जाता है। तो ही बोल रहा है कि न्यूटन गति विषयक नियम बोल रहा है ना कि प्रथम नियम बोल रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था मतलब मूविंग जो पोजीशन है बराबर मोशन में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब कोई उसमें क्या करेगा, बाह्य बल लगाया जाता है। आगे बोल रहा है कि वस्तुओं की प्रवृत्ति को उनके जड़त्व के कारण होती है। बताइए कि वस्तुओं की जब यह प्रवृत्ति जो होती है किसके कारण होता है?
तो जड़त्व के कारण होता है, याद रखिएगा, जड़त्व के कारण होता है इनर्शिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो जड़त्व का नियम किसे बोलते हैं, तब वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को ना गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। कि न्यूटन के किस नियम को ना गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या होगा बताइए। न्यूटन के प्रथम नियम को, पहला नियम। हाँ, न्यूटन के जो है ना, न्यूटन क्या देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी बनावस्था या समान गति अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसको बोलेंगे, जड़त्व बोलेगा तो बाह्य बल के अभाव में वस्तु की अपनी विरामावस्था बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। हाँ, तो जड़त्व किसे कहेंगे, तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ना जड़त्व कहते हैं। और किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। बताइए, किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापेंगे, तो क्या होगा, द्रव्यमान के द्वारा मापेंगे, याद रखिएगा। हाँ, किसी वस्तु के जो जड़त्व को ना उसके द्रव्यमान से कैसे कर सकते हैं, तो माप सकते हैं, याद रखिएगा। अब प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है, तो क्या होगा, प्रथम नियम से जो है ना बल की न्यूटन के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है, तो बल की परिभाषा मिलता है। अब है यहाँ पे देखिए पूछेगा पॉइंट, जड़त्व के कुछ उदाहरण है। जो पहला नियम है उसका उदाहरण है, बताइए, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़का गिर पड़ता है, कौन सा नियम पे काम करता है, जड़त्व का नियम या तो न्यूटन का पहला नियम। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पे धूल के कण जो है ना झड़कर गिर जाते हैं, ये न्यूटन का प्रथम नियम पे काम करता है, इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों की ओर झुक जाते हैं, किस पे काम करता है, किस नियम पे, न्यूटन का प्रथम नियम। आगे बोला तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्या कारण है, तो न्यूटन का प्रथम नियम के कारण होता है ना, सारे घटना जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम कारण होता है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे बोल रहा है कि चौथा नंबर पॉइंट है कि पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर पड़ते हैं, क्या कारण है, किसका कारण, कौन सा नियम का कारण होता है, न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है। बोल रहा है न्यूटन का द्वितीय नियम बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होता है, तथा वस्तु के द्रव्यमान जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। आरोपित बल समानुपाती होता है लेकिन वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, F बराबर m इंटू ए, या बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब m मतलब मास, a मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसका क्या प्राप्त होता है, तो क्या होगा, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हाँ, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के पहले नियम से किसका क्या प्राप्त होता है, तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, इसे इस क्रिया प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं, तो तृतीय नियम को क्या कहते हैं, कौन सा नियम और कहते हैं, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, हाँ याद रखिएगा। तो ही बोल रहा है कि तृतीय नियम क्या है, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उस दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे क्या करता है, उतना ही बल ना विपरीत दिशा में लगाती है, इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। आगे बोलो उदाहरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रक्रिया बल का उदाहरण, बताइए कि हम अपने जो भार का अनुभव करते हैं किस बल का उदाहरण है, क्या होगा, प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है ना, ये तीसरे नियम का उदाहरण, याद रखिएगा। नाव को जल से चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर खींचते हैं, किस नियम पे काम करता है, तो क्या होगा, न्यूटन के तीसरा नियम। हाँ, न्यूटन का जो है ना तीसरा नियम है। तो नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जो है ना जल को पीछे की ओर अति करते हैं, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम काम करता है, तो न्यूटन के तीसरा नियम। अब बंदूक से गोली चलाने पे चलने वाले को पीछे की ओर झक्का लगाना किस नियम पे काम करता है, न्यूटन के तीसरा नियम। हाँ, तो बंदूक से गोली चलाने पे चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का, जो बंदूक चलाता है ना उसको जब गोली बाहर निकलता है तो पीछे की ओर धक्का देता है, ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। आगे है संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पर संवेग संरक्षण बोल रहा है कि यदि
बोल रहा है संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संकाय का जो है ना संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं, याद रखिएगा। बताइए संवेग का संरक्षण नियम क्या है, बताइए किसे कहेंगे। यदि दो या अधिक वस्तुओं का संकाय पे कोई बाह्य कार्य न करे तो संकाय का संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि संवेग संरक्षण का नियम जो है ना, यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग का जो है ना संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। उदाहरण में दिया हुआ है ना, यदि दो वस्तुएं m1 व m2 द्रव्यमानों की है u व u2 वेग से गति करती हुई आपस में टकराती है तो उनके वेग क्रमशः जो है ना क्या होता है, v1 एवं v2 हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में टक्कर के पूर्व निकाय का संवेग m1 u1 प्लस m2 प्लस u2, टक्कर के बाद निकाय का संवेग क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 प्लस v2 के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है ग्रहों की गति के संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। देखिए प्रत्येक ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर कैसा परिक्रमा करता है, तो क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार करता है। हाँ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है ना दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक जो ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, तो नियत रहता है, याद रखिएगा। प्रत्येक जो ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है ना, क्षेत्रीय वेग वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, कम जाता है। तो वही बोल रहा है ना कि मतलब प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट रहेगा ना उसका वेग बढ़ेगा, और जब दूर रहेगा उसका वेग क्या होगा, कम जाएगा। ये ग्रह संबंधित केपलर का नियम है। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। रहेगा कि सूर्य का परिक्रमण काल किसको बोलेंगे, सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय में लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, टी कहते हैं। परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है टी स्क्वायर, ग्रह की सूर्य की औसत दूरी r और घन r/q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती r/q का होता है। नेक्स्ट है द्रवों में दाब का नियम। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है कि द्रवों में दाब का नियम। ठीक है, द्रवों में दाब का नियम बोल रहा है कि पहला नियम क्या है ना, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है, समान होता है। ये द्रवों के दाब नियम बोल रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल से में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है, समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु का दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, तो बराबर होता है। स्थिर द्रव के भीतर जो है ना, इसको क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना कि द्रवों में दाब के नियम में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें एक उल्टा दे देगा, 4 को दे देगा, इसमें एक उल्टा कर देगा। तो याद रखिएगा कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु का दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे डाल देगा कम होता है। अब बोलेगा कि द्रवों में दाब के नियम से सही कथन चुनिए, तो गलत वही कर देगा। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु की गहराई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा पॉइंट बोल रहा है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पे दाब क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है, एक बार रिपीट कर देख सुनिए। बोल रहा है कि द्रवों में दाब का नियम क्या बोल रहा है। पहला नियम बोल रहा है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है, समान होता है। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है, तो बराबर होता है। और तीसरा बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम बोल रहा है कि पास्कल के नियम का प्रथम नियम क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, दबाव समान होता है। तो पास्कल के नियम का प्रथम नियम बोल रहा है ना कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु होता है ना, वो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है।
दूसरा बोल रहा है कि पास्कल के नियम के द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से क्या होती है, संतरित कर दिया जाता है। आगे बोल रहा है कि पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है। बहुत पूछता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे आधारित होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलेगा तो किस नियम पे आधारित होता है? पास्कल के नियम पास्कल के नियम हाँ, पास्कल हाइड्रोलिक के लिफ्ट नियम जो होता है ना पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक प्रेस बोलेगा तो किस पे नियम पे होता है? हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पर पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक बोलेगा तो पास्कल के नियम पे। तो पास्कल के हाइड्रोलिक नियम लिफ्ट बोलेगा तो पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक प्रेस बोलेगा तो पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक बोलेगा तो पास्कल के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। अब है प्लवन का नियम। बोल रहा है कि पहला है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, वही ना प्लवन का नियम कहलाता है। बोल रहा है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। प्लवन का नियम बोलता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र होता है ना, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। यह है प्लवन का नियम। ये देगा संतुलित बताइएगा, दे देगा क्वेश्चन ऐसे है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। कौन सा नियम पे काम करता है? कौन सा नियम है? प्लवन का नियम। दे देगा दूसरा क्वेश्चन कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्रों दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पे आधारित है? तो क्या होगा? प्लवन का नियम होगा। हाँ, आगे बोल रहा है आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल रहा है, ये क्या कहता है? बोल रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का नियम बोल रहा है ना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होती है, कमी का आभास होता है। और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होता है, भार के ये बराबर होता है। कौन से नियम पे काम, ये कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है, फिर से देखिए कि जब कोई वस्तु, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी ना वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होते हैं, भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे बोल रहा है घूर्णन का सिद्धांत। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि किसी पिंड पर बहुत से बल आरोपित हो जो उनके किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हो और वह पिंड स्थिर अवस्था में रहे तो घूर्णन गति के लिए वह पिंड संतुलन की अवस्था में होता है। अर्थात उन सभी बलों को उस अक्ष में परितः अघूर्णन के बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात वामवर्ती अघूर्णन का योग दक्षिणावर्ती अघूर्णन के बराबर होता है। ये सब पूछने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा का संरक्षण नियम देखिए। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऊर्जा का संरक्षण नियम बोल रहा है ना, आपका आवाज क्लियर नहीं है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण नियम बोल रहा है ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, बल्कि ना एक प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का भी विनाश नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरण करता होता है। ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम सदैव क्या होता है, स्थिर बना रहता है। ऊर्जा का जो संपूर्ण परिणाम होता है ना वो सदैव स्थित बना रहता है। जैसे हथौड़े से कील, ये क्या कौन सा नियम पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाँ, हथौड़े से कील ठोकने पर हथौड़े की ऊर्जा का कुछ अंश उसमें बदल जाता है। तो कुछ कील की गतिज ऊर्जा में और कुछ ध्वनि ऊर्जा को कुछ अन्य ऊर्जा में बदलता है। किसका नियम है? ऊर्जा का संरक्षण नियम है। अब है बर्नौली का प्रमेय। क्या बोल रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारेखीय, बर्नौली का प्रमेय बोल रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। उसे क्या कहते हैं? बर्नौली का प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, वेंटूरीमीटर जो है किस पर आधारित? वेंटूरीमीटर किस पे आधारित है? बर्नौली के नियम पे आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय बोल रहा है ना कि जब कोई आदर्श द्रव किसी, हाँ बोलिए। बर्नौली के नियम के कारण ही ना मतलब कर्कट ये सब उड़ जाता है। जैसे कि मिट्टी वाला नहीं रहता है कर्कट, तो नहीं उड़ जाता है बहुत तूफान आने के कारण। तो बर्नौली के नियम के कारण ही उड़ता है। ठीक है, आगे बोल रहा है बर्नौली का प्रमेय क्या बोल रहा है? जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो है ना, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली में द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोल रहा है? न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोल रहा है
कि समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या होती है, कम होती जाएगी। तो बोल रहा है कि क्या न्यूटन का शीतला नियम बोल रहा है ना, न्यूटन का तीसरा शीतला नियम बोल रहा है कि समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तब वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या होती है, कम होती जाएगी। ये न्यूटन का शीतला नियम बोल रहा है। अगला किर्चऑफ का नियम, किर्चऑफ्स का होगा ना, यहाँ पे किर्चऑफ्स होगा, किर्चऑफ्स का नियम बोल रहा है कि इसके अनुसार जो है ना, किर्चऑफ्स के नियम के अनुसार, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। अंधेरे कमरे में यदि एक काली एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। तो देखिए किर्चऑफ का नियम क्या है, बताइए किर्चऑफ का नियम। के अनुसार अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। ये किर्चऑफ का नियम। अंधेरे के किर्चऑफ का नियम क्या बोल रहा है, इसके अनुसार जो है ना, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अगला स्टीफेन का नियम। स्टीफेन का नियम क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात से क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्टीफेन का नियम बोल रहा है कि किसी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात से क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कि अर्थात जो है ना, ई समानुपाती T4 के, या इसको बोल सकते हैं E बराबर डेल्टा T4। ठीक है, जहाँ डेल्टा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक है। आगे बोला डॉपलर प्रभाव क्या है, जब किसी ध्वनि स्रोत एक श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। डॉपलर प्रभाव बोल रहा है कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति की क्या होती है, अलग सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। तो डॉपलर प्रभाव किसको बोलेंगे, तो जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, अलग सुनाई पड़ती है ना, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आगे बोल रहा है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बोल रहा है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुक्ता ऊर्जा संरक्षण पर प्रदर्शित करता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुक्ता किस पे प्रदर्शित करता है, तो क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण में प्रदर्शित करता है। यह नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली उष्मा दो प्रकार के कार्यों पर व्यय करती होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। पहला इसमें बोल रहा है इसमें नियम में कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर जिसमें निकाय का जो ताप बढ़ता है, दूसरा होता है बाह्य कार्य करने में। ठीक है। आगे बोला उष्मा गति का दूसरा नियम। उष्मा गति का दूसरा नियम क्या बोल रहा है, उष्मा गति का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम बोल रहा है कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। पहला क्या है, केल्विन का कथन के अनुसार दिया हुआ है कि केल्विन के कथन के अनुसार बोला गया था उष्मा पूर्णता कार्य में परिवर्तन असंभव है। किसके अनुसार कहा गया था, केल्विन के अनुसार कहा गया था। केल्विन के अनुसार उष्मा का पूर्णता कार्य में क्या है, परिवर्तन असंभव है। क्लासिस ने कथन के अनुसार क्या बोला गया था, उष्मा जो है ना अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर क्या करता है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। तो बोल रहा है ना क्लासिस के कथन के अनुसार क्या बोला गया था, तो क्या होगा, क्लासिस के कथन के अनुसार क्या है, उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है। क्वेश्चन दे देगा ना कि उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम में केल्विन कथन के अनुसार क्या बोला गया था, तो क्या बोलिएगा, क्या होगा, ये बोलेंगे उष्मा का पूर्णता कार्य में परिवर्तन असंभव, ये केल्विन के द्वारा बोला गया था। और क्लासिस के द्वारा क्या गया था, उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर क्या करता है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे बोल रहा है उष्मा गति का तृतीय नियम क्या है। उष्मा गति का तृतीय नियम बोल रहा है किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं घटाया जा सकता है। बोल रहा उष्मा गति का तृतीय नियम किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है, अर्थात परम शून्य ताप एक आदर्श परिकल्पना या चरम अवस्था है। ठीक है, जिसे किसी भी विधि से प्राप्त करना असंभव है। ये उष्मा गति का तृतीय नियम बोल रहा है। आगे आदर्श गैस का गत्यात्मक सिद्धांत। आदर्श गैस का गत्यात्मक सिद्धांत बोल रहा है कि पहला नंबर है
कि गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ व अति सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। गैस के जो सभी अणु है ना, एक जो है जैसे दृढ़ व अति सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। दूसरा है गैस के अणु इधर आइए, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें है ना आदर्श गैस का नियतांक सिद्धांत बोल रहा है गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ व अति सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। दूसरा गैस के अणु जो है ना निरंतर अनियमित चलते रहते हैं। आगे बोला तथापि किसी स्थान पर अणुओं की संख्या निश्चित होती रहती है। और तीसरा है गैस के अणुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही दो अणु आपस में टकराते रहते हैं उनकी वेग व दिशा क्या होती है, बदल जाती है, अर्थात अणुओं की गति जो है ना अनियमित होती है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। अणुओं की जो टक्कर होता है ना प्रत्यास्थ होता है, इसलिए समान ताप व दाब पर गैस की माध्य गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा बोल रहा है कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बोल रहा है पांचवा है ना कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गैस के अणुओं का वेग अत्यधिक व द्रव्यमान बहुत कम होता है। छठा बोल रहा है कि आदर्श गैस का दाब उसके प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 2/3 होता है। आगे बोल रहा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, बोल रहा है गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि गैस का दाब स्थिर रहे, बोल रहा है चार्ल्स का नियम बोल रहा है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि गैस का दाब स्थिर रहे तो गैस का आयतन क्या होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चार्ल्स का नियम बोल रहा है। आगे स्टोक का नियम। स्टोक यह सिद्ध किया कि यदि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समान व अनंत विस्तार माध्यम से अंतिम वेग भी, ठीक है, अंतिम वेग भी से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला आस्यान बल जो है ना यह बराबर क्या पढ़ेंगे पाई एन आर भी होता है, जो सदैव ठोस की गति को क्या करता है, विपरीत लगाता है, जहाँ एन जो है उस द्रव का क्या है, श्यानता गुणांक है। ठीक है, लेकिन फिर से पढ़ने बोल रहा है स्टोक का नियम क्या है कि स्टोक ने यह सिद्ध किया कि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समान व अंततः अनंत विस्तार माध्यम से अंतिम वेग भी से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाले श्यान जो बल होगा ना यह बराबर 6 पाई एन आर भी होता है। तो सदैव ठोस की गति के विपरीत जो है ना लगता है, जहाँ एन उस द्रव का जो है श्यानता गुणांक है। आगे बोल रहा है उष्मा गतिकी का शून्यांकित नियम। उष्मा गतिकी का शून्यांकित नियम क्या बोल रहा है, उष्मा का प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन क्या होगी, स्थापित नहीं हो जाता है। तो वही बोल रहा है उष्मा गति का शून्यांकित नियम, उष्मा का प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता है। इस प्रकार उष्मा गतिकी के शून्यांकित नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य हो तो परस्पर भी तापीय साम्य में होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, इसमें बोल रहा है ना कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने स्कॉटलैंड के था उसके द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई थी। तो बोल रहा है ना कि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसका व्याख्या जो था ना कौन किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। ये स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था, द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पे हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे वो तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। तो बोल रहा है ना कि जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है ना उस सिद्धांत जो है प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन जो है ना प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश को अपवर्तन और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ होती है। ये सभी आगे है दिया हुआ प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इसमें पूछता भी है, क्वेश्चन पूछता भी है, बोलिए तो कौन है इसमें से प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को गुण को नहीं करता। ध्रुवन उसमें शायद नहीं रहता, ध्रुवन दे देता है, ध्रुवन नहीं। अच्छा, आगे बोल रहा है प्रकाश का जो है ना प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोल रहा है
इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के या पैकेट के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन किसको बोलेंगे, तो क्या होगा? इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या इसके लिए प्रकाश ऊर्जा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोल रहा है, इसके अनुसार प्रकाश के फोटोन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है। बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ, धातु या धातु, ठोस, द्रव एवं गैस किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य, प्रकाश आदि, ये जो है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही है उदाहरण है। जैसे ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया था। तो वही बोल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब कोई पदार्थ, धातु एवं अधातु, ठोस, द्रव एवं गैसें किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य, प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, क्या होगा? 1887 में एच हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, आगे दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। बताइएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है? किस? आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। अब हमको लगता है यहाँ तक रहने दीजिए। नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। हाँ, आइंस्टीन को यहीं तक रहने दीजिए। कब मिला था नोबेल पुरस्कार? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में जो है ना आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहीं तक रहने दीजिए। आप आगे प्रकाश का प्रवर्तन ना कल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइंस है ना थोड़ा सा, और ऐसे भी बहुत समय हो गया। तो आइंस्टीन का जो है यहाँ तक इसमें इससे रहेगा कुछ। प्रकाश का प्रवर्तन जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है।